नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। हमारे साथ हैं नवरूप सर। पहले तो सर नमस्कार, नाम, वेलकम टू द नमस्कार, शो। नमस्कार, नमस्कार। बताइए। क्या बात है सर, आपने तो हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए, ठीक है। हुँ, हुँ। हमारे ऊपर 50% सैंक्शन लगाए लेकिन हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हो। मतलब ज़्यादा सामान ले रहे हो अमेरिका वाले यहाँ से। तेल हम वहाँ दोबारा खरीद रहे हैं। बोल रहे हैं भई ट्रेड डील इमिनेंट है। न्यूज़ीलैंड के साथ ट्रेड डील करते हैं, उनका फॉरेन मिनिस्टर रोता है लेकिन गुड फॉर अस, रोना अच्छा है क्योंकि दैट जस्ट मीन्स हमारी नेगोशिएटिंग ज़बरदस्त है। ये हो क्या रहा है? ऊपर से सोना तो आप ऐसे ले रहे हो कि भैया क्या क्या माने? ब्रिक्स पे अनाउंसमेंट्स, क्या हो रहा है ये? अ, अगर 3 शब्दों में बोलूँ तो द ग्रेट रीसेट। 4 हुँ, शब्दों में बोलूँ तो ग्रेट मॉनेटरी रीसेट, ठीक है? हुँ, लेकिन अब इसको हम डिटेल में अगर मैं इसकी व्याख्या करूँ कि चल क्या रहा है। इन्होंने हमारे पे सैंक्शंस लगाए, मतलब टेक्निकली 50% के टैरिफ्स जो आपको पता ही डोनाल्ड ट्रंप ने लगा रखे हैं। Plus, these guys have now also, अभी तक कोई ट्रेड डील नहीं हुआ है। हम दिसंबर एंड क्रिसमस निकल गई, नया साल आने को आ गया है, लेकिन कोई ट्रेड डील फॉल की डेडलाइन भी चली गई। कुछ लोग मार्च कह रहे हैं, कुछ लोग फरवरी कह रहे हैं, कुछ जनवरी मिड कह रहे हैं। वी डोंट नो एग्जैक्टली हुँ, when that when the trade deal actually materializes. So अब our red lines have been clearly marked. We are not going to compromise on dairy, we are not going to compromise on data localization, we are not going to compromise on agriculture GMO stuff, soybean, GM corn, and we are also not going to compromise on F-35s and all other jets. हुँ, At the same time, खबर ये फैला दी गई कि रिलायंस को उन्होंने 1 महीने का और एग्जेम्पशन दे दिया है रोजनेट से तेल इंपोर्ट करने का, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, क्योंकि रिलायंस को अगर ये इम्पोर्ट करने को अलाउ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है आपका मतलब टेक्निकली दे अंडरस्टैंड कि इनके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। एट द सेम टाइम आपके न्यूजीलैंड के साथ आपका एफटीए अनाउंस होता है, एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब कहते हैं कि भैया हमें तो डेयरी का तो इन्होंने एक्सेस ही नहीं दिया। I have to, bhai, give it to Piyush Goyal. The man managed to get an FTA signed by New Zealand without any concessions on dairy. This has to be an epic achievement for it to be celebrated with a champagne. एब्सोल्युटली He has done ज़बरदस्त। a fabulous job. जबरदस्त जॉब। हाँ, एट द सेम टाइम मोदी जी ने ओमान का भी कर लिया है, ठीक है, जो एफटीए साइन करके आए हों। सेम टाइम यूके के साथ भी हो चुका है और अब यूरोपियन यूनियन भी आ रहा है। एंड ऊपर से जीटीआरआई की खबर छपती है दैट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू यूएसए फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स हैज जंप्ड बाय 27.3%। तो भाई टैरिफ तो आपके नलीफाई हो गए, प्लस रुपी का जो कंट्रोल डेप्रिसिएशन जो आपने किया है 90 के लेवल तक, दैट हैज आल्सो हेल्प एक्सपोर्टर्स, प्लस ट्रांसशिपमेंट अक्रॉस वेरियस कंट्रीज एंड फ्री ट्रेड जोन्स। So you combine all these steps, यार, मतलब आप कंट्रोल रुपी डेप्रिसिएशन टू कुशन द एक्सपोर्ट, उनको ट्रेडिंग इंसेंटिव, आप बात करो यूके का एफटीए, यूरोप का आने वाला एफटीए, ओमान, न्यूजीलैंड, and suddenly we see a game where India has signed more effective trade deals than what Donald Trump has हाँ, officially signed. हाँ, And that in itself has been noticed by Western media that India is on a slew of signing those trade deals, while the main one with USA still remains elusive. वो तो अभी तक हुआ ही नहीं, पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा। तो ये ट्रेड डील चल रहा है, लेकिन इसके इसके साथ साथ ना जो जो दूसरा गेम चल रहा है वो आपका चल रहा है कि आप
के साथ वो आपके बिग टेक को अभी भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जो उनका डेलीगेशन यहाँ पे आया थोड़े दिन पहले यूएस का, उसने डेटा लोकलाइजेशन की भी बात करी, दे एक्सपैंडेड द स्कोप कि भैया अब हमें और भी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली हमारे लिए वो रेड लाइन है, हमने वो मना कर दी। लेकिन अब जो वो मांग रहे हैं और जो वो कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी ना हमें समझनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी ये है कि जहां व्हाइट हाउस एक साइड से आपको और आपकी टेक इकोसिस्टम, सर्विस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहा है, जो आपके रेमिटेंसेस है, जैसे H1B वीजा को लेकर उन्होंने अब नया रूल निकाल दिया है कि दे आर गोइंग टू totally take away what you say, those lottery system and replace it with a weighted system. Plus अगर हम वो $1 लाख की हाइक बताएं तो टेक्निकली आप जो है H1B को स्कटल कर रहे हो। ठीक है। दूसरा इन्होंने बहुत अजीब सा करा, देखो भाई, लेट्स एक्सेप्ट इट, H1 किसी भी वीजा इज नॉट अ राइट, इट्स अ प्रिविलेज गिवन बाय अनदर कंट्री, but it is also a civil contract that on certain conditions you are allowed entry into my country. इंडिया भी देता है, बाकी सारे कंट्री भी देते हैं, so we all do it. लेकिन अब क्या हो रहा है कि इन लोगों ने इस बार क्या किया, इन लोगों ने इस बार जितने भी इंडिया के H1B जो टेकीज हैं उनको बोला कि जाइए जाके इंडिया में जाके अपना वीजा रिन्यू कराइए। वो लोग इंडिया पहुंच गए। अब कईयों के परिवार हैं, कईयों के H1B डिपेंडेंट्स वहां पे रहते हैं, कईयों की वहां पे एसेट्स बना लिए, कईयों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा होगा अपनी बीवियों को, बच्चों को, आप यहाँ बैठो, हम 15 दिन में वीजा रिन्यू करा के आते हैं इंडिया से जाके। वो इंडिया पहुंचे और यहाँ एम्बेसी कहती है कि देखो जी, हमने अब सारे वीजा रिसाइन कर दिए, क्योंकि अब ना आपको सोशल मीडिया हैंडल देने पड़ेंगे। अब आप इंटरव्यूज के लिए सितंबर 2026 में आए। 15 दिन नहीं, महीना नहीं, मुझे यार एक साल, मुझे ये ना तुक समझ में नहीं आता। एक बंदा जो आपके यहाँ काम कर रहा है H1B, वो खाली रिन्यूअल के लिए आया है, उसका सारा रिकॉर्ड आपके पास होगा, वो टैक्स पे कर रहा है, प्रोबेबली वहां पे एसेट्स ओन कर रहा है, उसकी एम्प्लॉयर डिटेल्स हैं। आपको एक नोटिफिकेशन निकालना है that all H1B visa holders need to file in and update their social media handles on the State Department website or with Department of Homeland Security. खत्म बात। Why do you need to do this nonsense of asking them to come to India, seek a renewal? आप वीजा रिन्यूअल करो जो ऑलरेडी चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको सोशल मीडिया एक्सक्यूज मारना था, वो सोशल मीडिया के एक्सक्यूज, वो बहाना है, वो टारगेटिंग करनी है इंडिया के टेक की। उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट में छपता है कि अगर इस दौरान आपका वीजा एक्सपायर हो गया, देन यू विल हैव टू गो अंडर अ फ्रेश एप्लीकेशन ऑफ $1 लाख। You have trapped those people who have come to India, left them stranded at the mercy of an embassy. Yes, it's your right. I mean, it's your privilege to issue visa. No one is denying it. कोई राइट नहीं है H1B का कि हमें वीजा दो, बट दे आर एम्प्लॉयड ओवर देयर एंड दे हैव कम फॉर अ, यू गिव द अपॉइंटमेंट, दैट इज व्हाई दे केम टू इंडिया। वो आता ही ना अमेरिका से इंडिया। You are deliberately trying to hurt the Indian tech industry, Indian service industry, remittances, because you think now कि since हमारा 50% का जो शगुफा था वो इंडिया ने फेल कर दिया with those free trade agreements, rupee depreciation and all these things, so now we can target on H1B। और थोड़ा सा नस इनकी और दबाते हैं। साथ में डोनाल्ड ट्रम्प राइस को लेके धमकी भी दे रहा है कि मैं इनकी राइस डंपिंग पे करूंगा, फेंटेनिल को लेके 50% दोबारा लगाने की बात कर रहा है। अगस्त कोर्ट्स ने इनको स्टेप डाउन कर दिया जनवरी मिड में, जो बेसेंट कह रहा है लाइकली पॉसिबल है। तो दे आर ऑन अ टारगेटिंग स्प्री। ये कोई आपका स्ट्रेटेजिक एलाई नहीं है। स्ट्रेटेजिक एलाई आपने 50% टैरिफ नहीं लगाते हैं। स्ट्रेटेजिक एलाई आपके टेक इंडस्ट्री को टारगेट नहीं करते और लोगों को तंग नहीं करते। एग्जैक्टली। People to people tie, you don't damage. You have a problem. White House has a problem with the
7 Lok Kalyan Marg or the occupant of there at this minute, that is the Prime Minister Modi, you may have a personal grouse because आप लोगों को आपको नोबेल के लिए नॉमिनेट नहीं किया, but इसका मतलब नहीं है that you rip apart the whole strategic partnership. Can anyway that's as good as dead now. इन्होंने उसके बाद चाइना पे अब इन्होंने अनाउंस किए कि हम सेमीकंडक्टर टैरिफ जो है जो हमें लगाने थे वो 2027 तक पोस्टपोन कर दिए। कमाल, ठीक है। ये गजब की पॉलिसी है और ये गजब की विडंबना है जो आपको ट्रम्प के डांस के साथ ये पूरी अच्छी लगती है। हाँ, पूरा अच्छा लगता है यार, YMCA, ठीक है, राइट, मुझे बचता है। तो दिस मैन, he is giving one after another olive branch to China, and I will not be surprised cutting Quad and isolating India is also part of that strategy of obliging China, telling them that, look, I am no more building India as a rival to you, but in return, please make sure कि मेरा rare earth supply और मेरी जो critical minerals की supply chain है वो जारी रहे, वो बंद नहीं होनी चाहिए. So he's entering into a transactional relationship with Beijing, even if that means कि strategic partnership in India is forsaken and given a burial. ये इस व्हाइट हाउस की स्ट्रैटेजी है. अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, जो डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स हैं, जो अपने आप को 20 साल से बुश के जमाने से, ओबामा के जमाने से, क्लिंटन के जमाने से इनको ट्रैक कर रहे हैं, तो कुछ तो रीगन के जमाने से कर रहे हैं, दे हैव फेल्ड टू रीड द टी लीव्स. दिस इज नॉट ट्रम्प. ये तमाशा 2022 में बाइडेन के अंदर चालू हो गया था जब उन्होंने अल्रोसा की टारगेटिंग डायमंड्स की ट्रेड की चालू करी थी सूरत में. This is not particularly to Trump. पन्नू का केस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का तमाशा, चार्जशीट फाइल करना, अमित शाह का नाम लेना, डोवल का नाम लेना पन्नू केस में, ये किसने किया था? बाइडेन ने. ये बाइडेन ने. ये क्या ट्रम्प फाइट हाउस में क्या था? नहीं. और वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्या है? दैट इज अ स्टेट विद इन अ स्टेट. दैट इज नॉट, दैट इज द डीप स्टेट. टेक्निकली एडगार हूवर की अगर आप डिटेल्स पढ़ेंगे जाके, how he created FBI and Department of Justice along with Claus Dempsey of MI6. अगर आप उसकी पूरी डिटेल पढ़ो तो it tells you how Edgar Hoover used to outmaneuver the presidents. Nixon scandal, Watergate, everyone knows it. Monica Lewinsky scandal. जब भी राष्ट्रपति को ब्लैकमेल करना है तो सबसे पहले उसकी फाइल खोल दी जाती है. ट्रम्प को ब्लैकमेल करना है तो मारा लागो पे रेड मार दो. बाइडेन को ब्लैकमेल करना है तो हंटर बाइडेन का लैपटॉप ले लो. ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है. और अब एप्स्टीन केस को लेके ये सबको ब्लैकमेल कर रहे हैं. दिस इज एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस. और वही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कभी पन्नू की फाइल खोलता है, कभी अमित शाह का नाम लेता है, कभी डोवल का नाम लेता है, कभी अदानी के पीछे पड़ जाता है. और ये सब बाइडेन के दौरान हुआ. ये इसके दौरान हुआ. तो द स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैव फेल्ड टू रीड द टी लीव्स कि ये लेटेस्ट सिचुएशन, लेटेस्ट एस्केलेशन ट्रम्प की नहीं है, ये सिस्टमैटिकली चल रहा है. और ये क्यों चल रहा है? बिकॉज यू हैव फेल्ड टू कंप्लाई और अलाइन योरसेल्फ विद अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट इन साउथ एशिया, व्हिच हैज 3 to 4 पिलर्स. 1 कि आपको चाइना को कंटेनमेंट आर्क का हिस्सा बनना है. 2 आपको रशिया की आर्म्स एनर्जी डिपेंडेंट डिक्रीज करनी है. 3 आपको अमेरिकन सप्लाई चेन में अपने आप को टोटली इंटीग्रेट करना है. एंड 4 आपको ब्रिक्स और अदर फोरम्स के डी डॉलराइजेशन के जो आपके प्रोग्राम्स हैं उनको आपको बंद करना है. इन चारों में, और 5वीं ट्रंप ने साथ में ऐड कर दिया कि आप हमें ट्रेड मार्केट एक्सेस, ट्रेड एक्सेस दो और नॉन ट्रेड बैरियर हटाओ. बिकम लाइक गिव अस अ सर्विट्यूट, गिव अस वैसलाइजेशन लाइक जापान एंड साउथ कोरिया, देन ओनली वील एग्री टू यू. वो हमारी सरकार देने को तैयार नहीं. या चाइना से लड़ो, नहीं तो हम तुम्हारे घर के आसपास जितने भी देश है उसमें आग लगाएंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट फायर ट्रांसपोजेस इनटू योर कंट्री. Absolutely, we'll singe you with ring of fire around you. One by one. Nepal में Gen Z movement किया. Ultimately, the Nepalese army stepped in and saved the day. बांग्लादेश में
Bangladesh is a very, very unique story, which I also want to talk about. I was reading few articles, ठीक है, and I'm surprised. यूनुस को बिठाया किसने? We all know यूनुस को बिठाया रिपब्लिकन्स ने, IRI, ठीक है, NED और इन लोगों ने बिठाया. We all know it, right? At the same time, भाई, we will have to understand कि यहां पे एक्चुअली खेल क्या हुआ है. खेल ये हुआ है कि शेख हसीना, for all good bad reasons, last few before she was deposed, she was being warned by India and Indian intelligence कि आप कुछ ज्यादा ही ऑटोनॉमस डिसीजंस और कुछ ज्यादा ही चाइना की साइड है बढ़ रही हैं, जो गलत है. थोड़ा सा अपना वो करेक्ट करिए. और यहां तक भी वार्न किया गया कि भाई देयर इज अ प्लॉट अगेंस्ट यू विद इन योर मिलिट्री टू डिपोज यू. ये बहुत एमिनेंट नेशनल सिक्योरिटी जर्नलिस्ट ने हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट किया था लास्ट ईयर. शिशिर गुप्ता की है रिपोर्ट. हाँ जी, शिशिर गुप्ता की रिपोर्ट है. वेरी इंटरेस्टिंगली, जिन बंदों ने इसको डिपोज किया है, उन्हीं बंदों को यूनुस ने प्रोसिक्यूट किया है. जो मिलिट्री जनरल है DGFI के, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेस इन बांग्लादेश, उनमें इन्होंने कुछ स्पेसिफिक जनरल्स के नाम हैं जिन्होंने इन्होंने बताया है कि एग्जैक्टली ये बंदे हैं जिनको वॉर क्राइम्स में और उसके लिए ट्रिब्यूनल में इन्होंने जो ढाका में जो ट्रिब्यूनल जो मंकी कोर्ट बनाया, कैंगरू कोर्ट इन्होंने बनाया था, ठीक है, टू ट्राई हसीना, उसमें उन्होंने कुछ इन जनरल्स को भी टारगेट किया है. मिलिट्री, बांग्लादेशी मिलिट्री हसीना को हटाना चाहती थी to install a puppet government like BNP's government and probably act like a Pakistani, what like Pakistani military does. ठीक है, चेंज चाहिए भैया, चेंज बदलो. क्योंकि शेख हसीना के कोई रिलेटिव आर्मी में थे, आर्मी चीफ थे, तो उन्होंने इतना ग्रेस दिखा दिया कि भाई उनको they allowed her to get out of Bangladesh and seek asylum somewhere else. अब हुआ क्या? अपार्ट फ्रॉम बैनिंग अवामी लीग, इन लोगों ने, द आर्मी थॉट कि वी विल बी एबल टू कंट्रोल द ट्रांजिशन यूजिंग यूनुस. यूनुस इज बिहेविंग लाइक ज़ेलेंस्की ऑफ बांग्लादेश. दैट इज द डीप स्टेट एजेंट ऑफ क्लिंटन ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रामीण बैंक एंड नोबेल पीस प्राइज. आपको सब इतिहास में आपने बहुत बार डिस्कस किया हुआ. आई नीड नॉट रिकैप इट. अब यूनुस जो इन बंदों को प्रोसिक्यूट कर रहा है, अब उससे एक चीज हुई है कि इनमें से कुछ जनरल वैसे हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के टेरर अबेटिंग सेल्स जो थे, अलकायदा के और ISIS के, उल्फा के, ये बस्ट करे थे नेटवर्क्स बांग्लादेश के अंदर. दीज वर द जनरल्स हु हेल्प्ड कंट्रोल मिलिटेंसी एंड एक्सट्रीमिज्म in Bangladesh to a certain extent and allow India to, eliminate the terror in Northeast, in various parts of Northeast India. Now, Yunus is systematically dismantling the whole infrastructure which was built by the Bangladeshi Republic, which is, he is purging the army or the Bangladeshi military of certain officers who were, if not pro-India, but they were anti-terror. Secondly, he has released all Al-Qaeda operatives and Jamaat terrorists from the jail. वो तो बहुत famous news है, बड़ी famous आतंकवादियों को इसने release करके रखा हुआ है. Third problem is that they have allowed Pakistan, Munir and company के जो links बन रहे हैं पाकिस्तान के साथ, and then there is a trilateral being imagined, to encircle India from China, Pakistan and Bangladesh.
कि हम लोग अपना एक ग्रुपिंग बना लेते हैं, ट्राइलैटरल एग्रीमेंट कर लेते हैं, इंडिया को साइडलाइन कर लेते हैं. कितना कारगर होगा, वी डू नॉट नो. बट one side you have dismantled the Supreme Court. You have belittled Supreme Court. The other side you are dismantling the Bangladeshi military. Third front, politically you are sidelining. You have banned Awami League. Fifth, when the Indian side tried to get in contact with the BNP because of Khalida Zia being in a hospital and on ventilator, that is when the Americans stepped in and Usman Hadi का जो killing हुआ और उसके बाद जो retributive violence हुआ, उस उस्मान हादी की किलिंग को इस्तेमाल किया पाकिस्तान के ISI डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क ने टू स्प्रेड एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, जिसकी वजह से उनके जमात के फुट सोल्जर्स थे, उन्होंने एक्सिक्यूट किया टू टारगेट द हिंदूज इन बांग्लादेश. दिट विल ड्रॉ नेचुरल रिएक्शन फ्रॉम न्यू दिल्ली बिकॉज वी आर कंसर्न्ड अबाउट आवर ब्रदर्स इन ढाका. अब सुनने में आया कि 7 और घर जलाए कल रात को इन्होंने हिंदूज के बांग्लादेश में. रिपोर्ट्स और आ रही हैं. So now this is turning out to be a systematic campaign and a systematic churn of events by America's deep state along with Pakistan's ISI together to create a Ukraine for India in Bangladesh. जिसके लिए रशियन एम्बेसडर ने वार्न किया है बांग्लादेश को कि डू नॉट ट्राई एंड बिकम अनदर यूक्रेन ऑफ साउथ एशिया. और ये अगर कोई सोचता है कि इंडिया की कोई कारगर तैयारी नहीं है, नो बॉस, तैयारी है. हमारी भी फोर्टिफिकेशन, रंगपुर, चिटगांव, बहुत सारी तैयारी है. बहुत सारे एयरबेसेस, बहुत सारे मिलिट्री फोर्टिफिकेशन, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव प्लान्स तैयार है. जब एक्सिक्यूट करने की बारी आएगी तो सरकार अपने एक अप्रोप्रिएट डिसीजन लेकर उसको एक्सिक्यूट कर भी देगी अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए. बट द पॉइंट व्हाट आई वांटेड टू ड्रॉ इज, जो आपने बताया कि अगर आप इनकी बात नहीं मानोगे एंटी चाइना कंटेनमेंट की, इनके ट्रेड एजेंडास की, इनके डी डॉलराइजेशन नैरेटिव की, तो ये आपके आसपास रिंग ऑफ फायर क्रिएट करेंगे. एंड which is why I explained the Bangladesh situation. और बांग्लादेश में अब तौकीर जिया, वो जो खालिदा जिया के जो बेटे हैं वो वापस आए हैं, या कल वेलकम हुआ है बहुत बड़ा. अब वो कितना कर पाता है, लंदन से आया है, कितना नहीं कर पाता है, क्या है MI6 कुछ कह रहे हैं, MI6 वाला ट्रेंड है, वी नो. बट इंडियन ट्रेंड है सर, वो इंडिया का एजेंट है वो. नहीं, रॉ इन पास्ट हैज वर्क विद द BNP, खालिदा जिया, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने काम किया हुआ है. काम तो हम किसी के साथ भी करेंगे सर, बट आई मीन बिल्कुल. सी, the purpose of India is not to, destroy Bangladeshi democracy or the state. What USA and Pakistan wants to convert it into another launchpad of jihad or extremists, right? The purpose of India, even when Irshad was military dictator, was to restore the democracy. We made sure that Hasina and Khalida Zia worked together during that time in early 1990s, which is why we have a capacity to work with a mainstream Bangladeshi party. लेकिन यूनस is hell bent, और उस्मान हादी के भाई ने खुद बोला कि यूनस ने मरवाया है बांग्लादेश में. So now we know that we have so many issues running with the Americans in trade, Russia, de-dollarization, everything. And then we have this alternative for fire being singed around. Then you are targeting. But the point over here is, जो मैं बताना चाहता था, कि on the one side, the US is targeting India's service sector for the, what you say, your H1B visa, remittances इनको. On the other hand, their fear is कि आप अपना कोई product, man, because our servitude or our service sectors or our understanding with America was linked to that 1997 ITA, which we have talked about in our previous podcast, right? That we will not venture into product and we will only provide software as a service. इसकी वजह से इन्फोसिस और TCS का बूम आया, मिडिल क्लास बनी, सारा कुछ आया, हमारा IT पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना. Now, when America decided to deglobalize itself, close the borders, raise the immigration walls up,
do away with the H1B, resign the advantages of a service economy, flourishing service economy, which we proposed or we agreed to during that agreement. That agreement is null and void. खत्म हो गया वो. अब क्योंकि वो agreement खत्म हो गया, अब India is now free from that servitude. We can now proceed ahead to develop our own products, our own LLM, our own data centers, ठीक है, and provide cost-effective technology to the global south. But that, ये चीज, this is against the interest of American big tech. इसी वजह से the White House or the Silicon Valley is doing the another trick. कि आप इंडिया में आके पैसा लगाओ जॉइंट वेंचर्स में, ठीक है, एआई में, डेटा सेंटर्स में. क्यों? क्योंकि आपके नंबर 1 आपकी एआई और आपकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रिड की शॉर्टेज है. नंबर 2 आपके पास एक ऑल्टरनेटिव मार्केट चाहिए है, डेटा सेट चाहिए है ट्रेन करने के लिए. बट थर्ड, द foremost reason is that you fear that if you do not step into the AI and data center vacuum into India, it could be very much possible that due to the Chinese releasing the open source models and data centers have no secret sauce. You just require grid, you require GPUs and you have open source LLMs जिसके बेसिस पर आप बिल्ड कर सकते हैं. चाइनीज ने वो मोनोपोली कि वो क्लोज सोर्स एलएलएम्स की मोनोपोली अमेरिकन की तोड़ दी है जनवरी 2025 में. एंड नाउ दे फियर व्हाट इफ इंडिया एंड चाइना कोलैबोरेट ऑन एलएलएम, व्हाट इफ even if we do not collaborate on LLMs or data centers, but we end up getting some chips from here, some chips from there, and we put those open source LLMs and we use our tech brains, the STEM talent, to get those LLMs online and give cost effective solution जैसे हमारी आईटी इंडस्ट्री करती आई. Which will happen, by the way. Which will happen. तो उस चीज को रोकने के लिए इन्होंने $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है कि हर मेगा प्रोजेक्ट में किसी में रिलायंस को कोऑप्ट करो, किसी में अदानी को कोऑप्ट करो. दिस इज देयर स्ट्रैटेजी. इट सक्सीड्स और नॉट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. वी विल डेवलप आवर own solution, but they're actually running for this. So you have White House systematically targeting service industry. You have the Silicon Valley which does not want India to become another China and develop its own product and AI models. Why? Because अब इन्होंने चाइना के साथ भी वही किया. आप अपने चिप्स क्यों बना रहे हैं? आप हमसे एनवीडिया के H200 GPU लो ना, देखो हमने सैंक्शन हटा दिया आप लोगों पे. आपकी फटी हुई है बिल्कुल. You have now understood that. You know the game is going out of your hand, which is why you're saying, अरे नहीं, अपना नहीं बनाने का, मुझसे ही लेने का. क्योंकि once you break away from the American system, you are free. And इसी वजह से, and this brings me to the next part of it, which is one is the tech part, one is the H1B and the trade part. The other part is the financial part, which is आपने अपना ब्रिक्स का पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम बना लिया. आपको जरूरत नहीं है यूएस टेक की, आप यूएस के फेड की, स्विफ्ट की और अलग सेटलमेंट की. America will not be able to sanction you. You are going to trade among yourselves. And then when you have your own digital guardrails, you have your own tech system, you will have your own rare earth supply line. Jaise China has it. I'm talking about China now. No, let's not talk. India, we will come to it. China has its own, tech system. It has its GPUs. It has its own financial settlement system. BRICS has also developed financial settlement system for cross-border currency trade. इसके बाद, you are technically serving a notice period to the American empire. ये ले 3 महीने का नोटिस, ठीक है, बता हम जा रहे हैं, खाली कर रहे हैं मकान तेरा, ठीक है. वो अब मामले में वो ये देखते हैं कि यू आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुपिंग विच इज डूइंग दिस. एंड उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक और आती है, वो है डॉलर डिबेसमेंट. गोल्ड, सिल्वर, एज वी टॉक्ड अबाउट,
in what you say, your starting में गोल्ड में अब आप क्या हो रहा है? Gold is reaching new highs. Silver is reaching new highs every day. Today, as we speak, Shanghai silver is trading at $81, which is the physical silver market, by the way, not the paper silver. Price demand इतनी ज्यादा है फिजिकल मेटल की. LMBA की अगर आप वॉल्ट्स पढ़ो, उनके वेबसाइट पे अगर वो क्योंकि वॉल्ट कितना सिल्वर आ रहा है कितना जा रहा है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड. उनके आपको ऑनलाइन मिल जाता है. शॉर्टेज खाली है वॉल्ट्स, इनके वॉल्ट्स खाली हो चुके हैं. कॉमेक्स मार्केट में जो न्यूयॉर्क में है वो चल रहा है 72 73 पे, और शंघाई में चल रहा है 80 में. यानी देयर इज एन आर्बिट्राज ऑफ $8 डिफरेंस बिटवीन द टू मार्केट्स. $8, which is the highest ever, and the gold silver ratio has dropped like crazy, which is normally not drop. Now many people ask me, यार सिल्वर तो इंडस्ट्रियल मेटल है, गोल्ड भी है, गोल्ड तो चलो has always been a natural asset value, बट सिल्वर तो इंडस्ट्रियल मेटल है, ऐसा क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? तो you need to understand कि इसके contours क्या हो रहे हैं. Silver is used in EVs, ठीक है. सिल्वर इज यूज्ड इन, अगर मैं उसकी बात करूं, हाँ, सिल्वर इज यूज्ड इन हार्डवेयर एंड कंप्यूटिंग. इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, PCBs. It is used in solar energy and solar modules. It is also used in 5G and IoT, Internet of Things connectivity. ठीक है. अब सिल्वर की प्रोडक्शन is running behind compared to where the demand is rising. And some of this is also leading to, it is everything built into one. Copper is touching new high, platinum is up, palladium is up, 17 years high, 20 years high लग रहे हैं. Why this is happening? अब जैसे पहली जनवरी 2026 से चाइना ने सिल्वर का एक्सपोर्ट हॉल्ट किया, रशिया ने हॉल्ट किया, आपने पेंशन फंड्स में अलाउ कर दिया. एंड आई वाज रीडिंग यस्टरडे दैट द सिल्वर डेफिशिएंसी इन द ग्लोबल मार्केट, व्हाई JP Morgan had to cover its shorts. And this is not me, this is the market analyst Saurabh Mukherjee, known guy. ठीक है. He says that Dhanteras pe LMBA did not have silver to supply to India, and JP Morgan raised its hand even to MMTC. Silver नहीं है, इतना डिमांड है इंडिया से, massive demand. That it is actually the demand from India that broke the silver market starting in October November. वहां से कैस्केड सिल्वर का ब्रेकआउट चालू हुआ है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है. उसके बाद चाइना ने अनाउंस किया कि हम बंद कर रहे हैं माइनिंग. उसकी वजह से एवज से सैमसंग को भागना पड़ेगा मेक्सिको सारा कुछ करने के लिए. बट मोर देन दैट भाई, व्हाई दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज टुडे आई रोट समथिंग ऑन सोशल मीडिया, तो मैं उसके बारे में भी लाइक आई वांट टू डिस्कस द मेमोरी वॉर्स. RAM. Like we have talked about कि AI build out is going to be an inflationary build out. कॉपर हाई है तो वायरिंग की दिक्कत होगी, डेटा सेंटर में दिक्कत होगी. सिल्वर इंडस्ट्रियल में, सेमीकंडक्टर इन सब में यूज होता है, वी ऑल नो इट. चिप्स में इस्तेमाल होता है, सेमीकंडक्टर पे इस्तेमाल होता है. गोल्ड इज एनीवे रनिंग हाई, पैलेडियम ये वो सब हाइप पे चल रहा है. बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि DRAM की वर्ल्ड में ग्लोबल शॉर्टेज हो गई है. उसके बहुत बड़ा कारण है. उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि OpenAI ने एक डील अनाउंस करी जहां पे उन्होंने बोला कि हम जो हैं 40% लॉन्ग टर्म डील ऑफ मेजर मैन्युफैक्चरिंग विद सैमसंग एंड SK Hynix टू एक्वायर मैसिव सप्लाई ऑफ DRAM. RAM as a product नहीं, RAM wafers. The material on which the RAM is built. Okay.
दिस डील्स जो ओपन एआई ने करी, this covers 40% of the global DRAM wafer output. So what OpenAI did was to sabotage the competition of Microsoft, to sabotage the other players in the market. It cornered the DRAM wafers in a big mega deal from Samsung and SY Hynix DRAM wafer of 40%. Now that led to the shortage of RAM in the world. In world. Second, Micron Technology. That company says, I am now quitting out of the consumer RAM manufacturing, and I will only build, okay, the industrial RAM for data centers and catering the AI. Now that led to another shortage of RAMs for the consumer electronics market, laptops, smartphones, जिससे many players are asking कि हमें भैया इसको degrade करना पड़ेगा. Over and above that, we also have the Samsung, which is coming out with its own GPU. It has announced Zynos, its own processor Zynos 2800, जिसमें वो अपना GPU, अपना inbuilt development GPU लेके आ रहे हैं. Now Samsung is doing vertical integration. और अगर सैमसंग वर्टिकल इंटीग्रेशन करे, अब सैमसंग को इन सब चीजें बनाने के लिए, चाहे वो डी रैम हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर चिप हो, चाहे वो जीपीयू चिप्स हो, यू नीड इंडस्ट्रियल मेटल, एंड दैट इज सिल्वर. एंड विच इज व्हाई the Samsung executives ran to Mexico to secure a silver mine over there. कि भाई हमें सिल्वर का आउटपुट इस माइन से हमारी ही रैम के लिए, हमारी ही बैटरी के लिए, हमारे ही प्रोडक्ट्स के लिए चाहिए, कोई और नहीं लेगा. इसीलिए एनवीडिया साइंड अ पार्टनर, जेनसन few months back signed a mega supply contract with, जितनी भी यूएस जाइंट्स हैं, इन्होंने क्या किया, चाहे वो एनवीडिया था, चाहे वो एप्पल था, चाहे वो ओपन एआई था, इन्होंने उठा के मेगा कॉन्ट्रैक्ट सितंबर और अक्टूबर में 3-3, 4-4 साल के रैम्स के, सिल्वर के, माइंस के, चिप्स के ऑलरेडी दे दिए ताकि हमारा इंपैक्ट ना हो. That led to skyrocketing of industrial metals prices because there is scarcity, because AI, which is AI inbuilt. अब इसका नतीजा ये हुआ कि आपकी जो गूगल है, very interesting, Google is pushing to sell its in-house AI accelerator TPU. आपको याद होगा, मैं GPU TPU का इनका आपस में कंपटीशन चालू हुआ था गूगल का, जिससे एनवीडिया के शेयर गिरे थे. एनवीडिया की GPU की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गूगल का TPU काम कर रहा है. अब उस पर आज आप खबर सुनिए. TPU तो एक्सटर्नल कस्टमर उन्हें वो पुश कर रहा है कि हमारे TPU यूज करो. But around 60% of HBMs are mounted on TPU is supplied to Google by Samsung Electronics. क्योंकि TPU demand has exceeded, Google sounded out SK Hynix and Micron on whether additional volumes could be secured. कि हमें additional volume मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और the answer they said was impossible. नहीं मिल सकते. क्यों? बिकॉज गूगल मैनेजमेंट सेड, और क्या हमारा सप्लाई चेन पूरा बुक हो चुका है, हम आपको नहीं दे सकते. सो नाउ गूगल फायर्ड इट्स एम्प्लॉइज कि आप क्या कर रहे हो, we are getting lagged. So it is this crazy build out of AI, and then which is leading to the industrial metals go up. Then you have the BRICS countries like India, Russia, and China cornering the commodities and precious metals like gold and silver. What Zoltan Pozsar has mentioned in his war series, it is the commodity players which will decide the future, and the end of dollar is near. ये Zoltan Pozsar ने 2022 की सीरीज में लिखा था. उसके 7 to 8 पेपर्स आए हैं. If anyone has, अगर अभी मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास जॉल्टन पोजार की पूरी सीरीज है, मैंने पूरी PDF बना के रखा हुआ डेट वाइज. आई विल सेंड इट टू यू ऑन द व्हाट्सएप लेटर ऑन.
So that series, if you study that, the man foretold that Russia and China are the G-SIBs. Russia is the G-SIB of commodity, China is the G-SIB. They both produce goods and commodities at a lower rate to run a low inflationary world global order running for America, for it to print its reserve currency. The moment you strike at them, that buffer is gone. Those countries are moving back from dollars to treasuries, and dollars to gold and other precious metals, and which means that the low inflationary cycle is broken. That means the coming inflation which is going to come to America is going to be a structural inflation and not a cyclical one. And guess what? Fed का गवर्नर वॉलर थोड़े दिन पहले कहता है, 2 दिन पहले उसका बयान आया, the inflation is around 2.7%. ठीक है? The BLS data which they put out, blank, नीचे 2.7%. Seriously? ये आपका डेटा है? इसीलिए the bond yield spiked because the market did not believe it. How they are, because White House runs the stock market ना, तो bond market तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो stock market कंट्रोल कर रहे हैं. Then you had the Secretary Bessent talk about that, look, even an inflation target of 3% is okay. The benchmark is 2. You have raised to 3. You're already running 2.7, 2.8 on a backdated data, which is not accounting for a structural inflation which is going to come. Your energy prices are skyrocketing. Your consumer data is pathetic. कंज्यूमर बाइंग इस क्वार्टर में इसी वजह से हुई है क्योंकि वो एनुअलाइज डेटा में दिखा रहा है, और वो बाइंग इस वजह से हुई है बिकॉज यू हैव द क्रिसमस हॉलिडे एंड थैंक्सगिविंग काइंड ऑफ थिंग, एंड प्लस यू आर डोलिंग आउट tax breaks to the American consumer via big beautiful bill amendment and other things. That is again inflation. The more buying happens, the more inflation, the more it adds to inflation. So ultimately, a structural inflation is going to build into America's economy. कॉपर महंगा, सिल्वर महंगा, इंडस्ट्री महंगी, रैम महंगी, डेटा सेंटर महंगे, पावर महंगा, एनर्जी क्राइसिस, सारा कुछ महंगा हो गया. तो भाई एक चीज बताइए, फिर फेड रेट कट करेगा कि नहीं करेगा? और अगर नहीं करता, फाइनेंशियल रिप्रेशन हुआ, यील्ड कर्व कंट्रोल हुआ, वो जो बॉन्ड होल्डर बैठे हैं ना, ठीक है, वो बेचेंगे. हम जा रहे हैं, ठीक है, हमें वारा नहीं खाता. ये 5% का इन्फ्लेशन है, ठीक है, और 1.5% की बॉन्ड यील्ड है, ठीक है, 2% की बॉन्ड यील्ड हमें दोगे, हमें नहीं चाहिए, दफा हो जाओ. ठीक है, नेगेटिव रेट्स आ जाएंगे. एंड द मोमेंट द नेगेटिव रेट्स कम, नेगेटिव रियल टाइम रेट्स, नॉट नॉमिनल, नेगेटिव रियल टाइम रेट्स, नेगेटिव रिटर्न है बॉन्ड पे, कौन लोग बॉन्ड बेचेंगे. So the treasury and the bond market will break. Dollar will get more devalued. So we are now looking at a holistically scenario where you have a commodity bull run, you have a DRAM memory crisis, you have a structural inflation building up, and you also have, the central banks across the world doling out massive liquidity. अब इंडिया में आप ही ने मुझे बताया था, we talked about how RBI has also, induced liquidity. But India का केस अलग है. India is that what we produce, we consume. Plus, India में इन्फ्लेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. बढ़ जा भाई. हम तो बढ़ाने की कोशिश, हमारा 0.25 इन्फ्लेशन है भाई. तो ये जो पूरा का पूरा जो ग्लोबल डिसरप्शन है, चाहे वो जेपी मॉर्गन का शॉर्ट्स कवर करना हो, गोल्ड की स्कैम्परिंग हो, सिल्वर की स्कैम्परिंग चल रही है, एंड चाहे वो पैलेडियम, प्लैटिनम, चाहे वो ट्रेड डील, उसके बाद आप जियोपॉलिटिकल तमाशा कर रहे हैं. एंड देन जियोपॉलिटिकल तमाशा इज नॉट स्टॉपिंग. अगर आप यूक्रेन का 20 सूत्री जेलेंस्की का जो नया पीस फॉर्मूला जो सजेस्ट किया है व्लादिमीर पुतिन के लिए, उसमें वो कहता है
कि मुझे आर्टिकल 5 जैसी गारंटी चाहिए, इससे, यूरोप से और अमेरिका से। और अगर रशिया ने 1 इंच भी कुछ बढ़ाया या मारा, तो ये कंट्रीज आके हमें रशिया के खिलाफ एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए। नंबर 1 डील ब्रेकर। नंबर 2 डील ब्रेकर, ही सेज दैट हम जो है रशिया यूक्रेन की टेरिटोरियल और सॉवरेन इंटीग्रिटी को कायम रखा जाएगा। दैट मीन्स Zelensky is unwilling to cede territory, पागल है। ठीक है, इन डोनास्क, लुहांस्क, खर्सन, ठीक है, and that means you are unwilling to not willing to recognize the genuine claims of Russia का जो क्लेम्स हैं ईस्टर्न यूक्रेन पर, क्राइमिया पे, आप उसको मानने को तैयार नहीं हो। और आप नहीं मानोगे तो ये डील नहीं होगी, ये वॉर और चलेगी, और यूरोपियंस और रशियंस मिलके इसमें और आग में घी डालेंगे। जी। यूरोपियन एंड नेटो, सॉरी नॉट रशियन, यूरोपियन एंड नेटो में नेटो चीफ मिलके उसमें और आग में और घी डालेगा, और स्वाहा, चलो और बढ़ो। फिर आप जाके वेनेजुएला में कैप्टन डोनाल्ड डक एक पायरेट्स की तरह बिहेव करता है। वो बड़ी मूवी आई थी ना, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, कैप्टन जैक स्पैरो। कैप्टन नहीं है सही, हवलदार है। कैप्टन डोनाल्ड डक की फोटो लगाई थी पायरेट ऑफ द कैरिबियन की तरह। कहते हैं ये शिप मेरा, मैंने हड़प लिया, चाइना का शिप है, ऑयल चाइना जा रहा था, कहता ये शिप मेरा, मैंने हड़प लिया, मैं किसी को नहीं दूंगा। मतलब ये तो वो हो गया, ये टॉय मेरा है, ये टॉय मैं किसी को नहीं दूंगा। दिस इज द काइंड ऑफ डिसरप्शन इन द पॉलिसी व्हाट यू आर सीइंग। रशिया यूक्रेन हो गया, वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया को धमकी दे रहा है कि तू भी बाहर आ जा, नहीं तो देख तेरे साथ क्या करूंगा, ठीक है। वह कनाडा अनफॉर्चुनेटली ऊपर, वो इनकी बात नहीं मान रहा है। आज कार्ने का इंटरव्यू आया है, वो कह रहा है वी आर नेगोशिएटिंग ट्रेड अग्रीमेंट विद अमेरिका, इंडिया, वी आर नेगोशिएटिंग we are making reapproachment with China and we are doing more integration with the European Union. आप उसकी मुंड्रो डॉक्ट्रिन का धजिया उड़ा रहे हो वर्चुअली, चाहे वो वेनेजुएला में हो, चाहे वो कनाडा में हो। मतलब इवन इनकी मुंड्रो डॉक्ट्रिन में ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है। The empire is so badly broken, so badly indebted, क्या क्या करेगा ये, कहाँ जाएगा। फिर आपका फेवरेट प्ले है, मुनीर को बुलाओ दोबारा गाजा को लेके। अब आपने पाकिस्तानी आर्मी को फंसा दिया वहां पे, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान आर्मी को आपने पैसा दिया, सब कुछ दिया, F-16 भी दी, IMF लोन भी ग्रांट किया, 3 बार मुनीर को आपने गेस्ट हाउस में, अपने व्हाइट हाउस लंच भी खिला दिया। और अब जब गाजा में ट्रूप भेजने की बारी आई तो पाकिस्तान के मुनीर ने मना कर दी है, नहीं भेज सकते जी। डोनाल्ड ट्रम्प जी कैसी रही, किस पाकिस्तान पे आप विश्वास कर रहे थे, ठीक है। तो सोच लीजिए, मतलब हमें पता है कि आपकी ईगो बहुत बड़ी है नोबेल पीस प्राइज के लिए, बट इट्स ओके। मतलब वी अंडरस्टैंड वो जो पाकिस्तान, जो अलकायदा के आतंकवादियों को हार्बर कर सकता है, और जो आपको सदा से मिल करता आया है, वो आपका कभी, वो अपने सगे नहीं हुए, अपने जनरल और अपने प्राइम मिनिस्टर के सगे नहीं हुए, तो तुम्हारे क्या सगे होंगे, ठीक है। जो अपनी आइडेंटिटी को नहीं मानते हैं कि हम कहाँ से हैं, कि हम हिंद वाले नहीं हैं, हम तो अरबियों से आए हैं, हमारे डिसेंडेंट तो गौरी और गजनी है, हम तो उन लोगों को मानेंगे। जो अपनी आइडेंटिटी को मानने को तैयार नहीं है, वो किसी और के क्या होंगे। दैट अपार्ट, इजराइल के साथ इन्होंने, अब वहां पे नेतन्याहू कहता है दैट आई वांट टू गो फॉर अनदर वॉर इन ईरान, ठीक है। वो मिसाइल बना रहा है, मुझे मारना है उससे। वहां ऑन द अदर हैंड सऊदी अरेबिया और यूएई जाके इथियोपिया में, इथेरिया में और वो उस एरिया में आपस में बॉम्बिंग कर रहे हैं एक दूसरे पे। वो उसके मिलिशिया पे, RSF पे बॉम्बिंग कर रहा है, सुदान में जाके वो जाके उस पे बॉम्बिंग कर रहा है।
दोनों मिडिल ईस्टर्न गल्फ कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं। वहां इजिप्ट साथ में इजिप्ट बैठ के देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। वहां इजराइल गाजा में अभी गाजा पीस प्लान अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ईरान को बाद नहीं गया। और वहां वो धमकी नेतन्याहू ओपनली कल आके टीवी पे कहता है कि मैं F-35 जो है कभी ना मैं सऊदी अरेबिया के हाथ आने दूंगा, ना मैं टर्की के हाथ आने दूंगा, क्योंकि मेरी सुप्रीमेसी बन जानी चाहिए। द वर्स्ट इज वो और अगर चलता भी नहीं है वो। करेक्ट, और अगर वो सुप्रीमेसी बनी रहनी चाहिए तो उसका मतलब वो F-35 नहीं जाएंगे, तो फिर मोहम्मद बिन सलमान क्या करेगा और अर्दोगान क्या करेगा? ठीक है, यू हैव क्रिएटेड दिस। और फिर ये अपने ड्रोन भेज के नाइजीरिया में क्रिसमस वाले दिन जाके आईसिस पे हमला करा रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं कि भैया क्रिसमस पे हमारे क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है, तो इसीलिए हम आईसिस के सेल में जाके हमला करके आ रहे हैं। ये क्या है? An empire which has totally lost its moorings, which is totally lost, which is indebted, which is broken, which has to choose either it makes the dollar survive or it has to reshore and reindustrialize. An empire जिसकी कोई सुनता नहीं है, जिसके खिलाफ गोल्ड कमोडिटीज की पावर अपने आप को हेज कर रही है, जिसके इन्वेस्टर्स उसका बॉन्ड बेच रहे हैं, जिसके खिलाफ लोग जिसके ऑल्टरनेटिव में लोग ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम बना रहे हैं, वो एम्पायर is still trying at the, clutching at the straws, like what British used to do when the pound sterling was in imperial decline in 30s and 40s. America उसी stage पे है. Unfortunately, neither the American public nor strategy makers, American strategic planners are well aware that dollar has to go. Something has to break. आज Peter Schiff ने भी ट्वीट किया that the end of the American empire is near. Though he has been tweeting regularly, but the situation बन रही है, it is very near. Maybe I'm not saying next few weeks or next few months. It could take, because the imperial decline happens over years. For Britain also, to lose its supremacy, it took 20 years from 30s to 45. 15 साल ब्रिटेन को भी लगे अपनी स्टर्लिंग को डिबेस होने में. And the empires don't die out on a flash event कि जैसे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फटा, राजा ने इस्तीफा दे दिया, साइन कर दिया, रातों रात अनाउंसमेंट हो गई. ऐसे नहीं होता है. Empire usually fall gradually when their monetary systems are debased, when their currency is debased. ठीक है, where people stop respecting, stop accepting, and stop trading in their currencies, and when that trend rises and alternate sources of value or finance emerge, that is when the imperial decline begins. मैंने आपके पिछले पॉडकास्ट में रोमन एम्पायर, Song Dynasty, Dutch Empire, tulips, the British Empire, मैंने in सब examples we discussed in the last podcast. So it will be like over next 5, 10 years, 15 years, as the dollar decline continues, dollar is debased, America continue to reshore itself, and ये policies चलती रहेंगी. And we have to understand this is the structural reset in America's policy. It is no more interested in keeping dollar supremacy. It is about America first. And it now wants to keep India on the sidelines and not make a part of its supply chain because it considers कि इंडिया ने नाफरमानी करी है अमेरिका की और अमेरिका के डिमांड्स की, जिसकी वजह से वो बिदके हुए हैं. इसकी वजह से आपकी टारगेटिंग चल रही है. तो दिस इज द मैक्रो जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक व्यू ऑफ द होल सिचुएशन एज आई वुड पुट इट टू यू. इंटरेस्टिंग. इसके अंदर एक और भी तो है ना सर गेम, जो अभी ये जो भी डिबेसिंग और ये सब जो धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज गोना हैपन इज दैट ही माइट जस्ट पुश अप फर्स्ट, व्हिच इज व्हाट ही इज गोना डू. वो तो कर ही रहा है. ही इज वांटिंग टू पुश अप, टेक इट टू द एक्सट्रीम बिफोर इट फॉल्स. और ये उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि भाई गोल्ड, सिल्वर एंड देयर one of the biggest things that I'm seeing is इनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, they are doing what they are supposed to do, but the जो ऊपर बैठे हैं उनका तो they have no clue. यही तो बात है.
what are their industrialists doing? They are They are trying playing the to game. they are investing into the market which are going to stand ultimately. Okay. China is a market which they will never get again now, because it is going to it is going to build its own supply chain. अब ये इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. क्यों? बिकॉज इनको लगता है इंडिया इज द ओनली नॉन चाइना मार्केट आउटसाइड चाइना विच इज बिग इनफ टू जनरेट प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू एंड अलाउ दैट कैपेक्स टू कंटिन्यू, जो ये लोग लाना चाहते हैं वो, ताकि वो वैल्यूएशन बबल चलता रहे एआई का तो 3-4 साल और थोड़ा एक्सटेंड हो जाए. लेकिन आप ये भी देखो यार, ये लोग जो भागदौड़ मची हुई है, जैसे ओपन एआई जाके रैम ले रहा है, माइक्रोसॉफ्ट जाके बोल रहा है, गूगल अपने एग्जीक्यूटिव्स को फायर कर रहा है कि तुम साले नहीं ले पाए रैम. ठीक है, ये क्या कर रहे हो तुम? ठीक है. यूएस जो है सिल्वर को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना के डिक्लेयर करता है. जेपी मॉर्गन 750 मिलियन आउंसेस ऑफ सिल्वर ले रहा है, शॉर्ट कवर कर रहे हैं, वो लोग लॉन्ग जा रहे हैं. वो लोग कॉपर को भी स्ट्रेटेजिक मेटल डिक्लेयर कर चुके हैं, कॉपर के प्राइसेस ओवरशूट कर रही. व्हाट इज हैपनिंग? द इंडस्ट्रियलिस्ट्स नो व्हाट इज हैपनिंग. The elite is the one which is trying to orchestrate this chaos. But the most unfortunate part is the MAGA public and the American public and the globally, they are not being told the true reality of what is coming. आज तो आप देखो वो जो डेथ थ्रेट्स आ रही हैं आज तो किसको? इंडियंस ओपनली. हाँ, yep, I saw. Why? अब बात ये आती है, when you are a collapsing economy, an empire and एक empire जो debt में है, debased dollar, because if a dollar is debased and inflation rises, everything goes up. Your house rate, your mortgages, everything goes up. Your life for average American will become very expensive. And even for an average people across the world is going to get expensive because of inflation. It may differ percentage wise from country to country. इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट अलग हो सकता है 4% का, which is tolerable. लेकिन अमेरिका में 4%, 5% inflation will be huge. That will totally destroy the middle class. तो अब ये सारी चीज जब होगी और वहां लोग दुखी होंगे, तो आप क्या करोगे? जब अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस आएगा, what do? You keep the people busy with the opium of religion, opium of xenophobia, opium of race. ठीक है? You know, the typical Karl Marxian theology, religion is the opium of the people. उनको feed करो कि these brown people are responsible for taking your jobs. These brown people are responsible for, causing this inflation. These brown people are the ones who are demographically going to change the cities. अब वो देखो, वो निक फ्यूंटेस जैसा आदमी जिसको ओपनली जेडी वांस ने भी डिसोन कर दिया है कि यू डोंट बिलोंग इनटू कंजर्वेटिव. उन्होंने विवेक रामास्वामी ने टारगेट किया उसे ओहायो में कि यू हैव नो प्लेस इन गवर्नर रेस में जाके, यू हैव नो प्लेस इन द conservative movement. And what he says, we'll see you in Ohio. And then he says, J.D. Vance ne bola, he's a piece of shit. Sorry, not, eat shit. Ye bola, sorry. You know what he says, replies me? He says, maybe it's so good of Mr. Vance to invite me to an Indian dinner with his family where I can eat shit. Because 1.5 billion Indians do that. This is the kind of hate which you have actually permeated. And it is ironical that the White House and the propaganda machine of Laura Loomer and company, or Laura Ingraham, or the Fox News, they are not stopping. There is not a whisper. I think, हमारे पे वो US ICRF की रिपोर्ट आती है ना, ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है इंडिया में, हिंदू नेशनलिज्म है इंडिया में. हमारी सरकार को निकालने की ये, how the MAGA base is racist and how they are trying to increase xenophobia in America against the Indians, specifically targeting the Indian community. Indians are the next Jews as per them. Yeah, obviously. ये सारा का सारा खेल, तो आप इकोनॉमिक लेवल पे आप फेलियर हो.
आपका डेटा पूरा फंस गया, आप फायर कर रहे हो, आप इस लेवल तक जा चुके हो कि आप थ्रेट करते हो कि कोई कि जो भी फेड गवर्नर आएगा वो मेरी बात मानेगा और इंटरेस्ट रेट को 1% पे रखेगा. व्हाट? That means the Fed becomes subservient to Treasury, and that is a big red flag for the bond market and bond sellers to sell and go. और वही होगा. People are not idiots. Why should China, India, and hedge funds hold your bonds when your treasury is no more independent? The trust in the dollar market is broken. तो जब ये सारा कुछ ब्रेक हो रहा है तो आप क्या करोगे? आप पब्लिक को उल्टे रास्ते लेके जाओ, लड़ो, मारो. These Democrats are the problem. The woke left is the problem. These radicals are the problem. Everyone is the problem. What we are doing is not a problem. What the cronyism, what we have done is not a problem. Because ultimately, आज अमेरिका की अगर ये दशा है तो अमेरिका की वॉल स्ट्रीट और उनकी कॉर्पोरेट एलीट की वजह से है, जिन्होंने वेव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन डिइंडस्ट्रियलाइजेशन करके चाइना को और बाकी कंट्रीज को क्रिटिकल सेक्टर्स दिए. उनकी प्लानिंग नहीं थी. क्यों नहीं थी? क्योंकि उनको प्रॉफिट्स कमाने थे, उनको डिविडेंड्स और उनको कैश फ्लो चाहिए था. They did not take care of American job and American industry and American manufacturing. Correct. It is not because of these brown people. It is not because of the Chinese student, and it is not because of these Asian or Latino or Hispanic minority that America is suffering. America is suffering because of their own corporate greed, which is called corporate socialism, where few barons dominate the whole market. They decide the policy. They choose the factor of production. They outsource it. Your what you say, your manufacturing capacities to China, Vietnam, और your Germany and Japan. इंडिया का एक्सपोर्ट तो 2.2% है खाली अमेरिका को, वो भी दो सेक्टर में सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मार्टफोन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, जेनरिक फार्मा. That's it. और इंडिया को ज्यादा कोई मैसिव चार्ज नहीं करता है. We are not trying to fleece you. Rather, India was such a good player that we were willing to work with you on de-risking pharma supply chains in Quad. आप लोग नहीं माने. आप लोगों ने Quad को बर्बाद किया. You are responsible for your own mess. And now you have an albatross wala choice. Save the dollar, bond market, or reindustrialize and win the AI race. Yeah. Absolutely. That's it. That is it. This is the end. This is the end of it. That is true, sir. That is true. Thank you so much, sir. आपने, this is a very interesting game, और ये भी बोलते हैं ना, अगले 6-8 महीने में it will come to a head, I think. 100%. Because we have so many things. We have the SCOTUS ruling coming, ruling on tariffs coming, trade deals होती हैं. The next one which I watching out is the EU FTA, which is going to happen, is going to be huge for India. Okay, opens a new market altogether totally for European Union, is a huge market. And then what happens in the midterms? Ultimately, because by March, April तक midterms की हवा बहनी चालू हो जाती है, 4-6 महीने रह जाते हैं, campaign चालू होता है. So we'll know by October, November कि भाई क्या है. And I think by October, November, something will break in America. This cannot continue. Trump will be impeached once again. Thank you so much, sir. मैं सबसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि तू watch this situation, and we'll obviously keep covering this, क्योंकि I think it's a very changing time है. इसमें बड़ा मजा आएगा अभी आगे जाके. Things are going to flip really with a lot of and stuff like that. So वही 6-8-10 months, one year का timeline है where things are going to change. As always, sir, pleasure having you on the platform. Pleasure. My pleasure, bhai. सब ऑडियंस को रिक्वेस्ट है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर फर्दर डिटेल्स. नमस्कार.